नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का, तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर। आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए। ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए, हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहां पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3-4-6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए, आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टैक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जाननी है आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो, ठीक है। फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा, ठीक है। आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कॉन्टेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सब चीजें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें कोड याद रखिएगा LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश, एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं एकदम। देखिए महामारी का प्रभाव, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा पर अगर हम बात करते हैं तो टाइटल दे देते हैं इसको, आंतरिक सुरक्षा पर, आंतरिक सुरक्षा पर महामारी का प्रभाव, महामारी का प्रभाव, ये आप इसका टाइटल दे सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आप में से कितने दोस्त हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है, विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं? हो सकता है जिन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़े हों या हिस्ट्री पढ़ा हो, उनको पता होगा कि विश्व युद्ध किस तरीके से होते हैं। विश्व युद्ध देखा आपने, विश्व युद्ध 1, ठीक है, विश्व युद्ध 2, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। इन विश्व युद्ध के अंदर आपने क्या क्या चीजें देखी? आपने पूरे विश्व के स्तर पर देखा, करोड़ों की संख्या में लोगों की जान गई, अर्थव्यवस्था का बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ, लोग घायल हुए, कार्य करने में सक्षम नहीं रहे, देश बड़ी बड़ी सुपर महाशक्तियां, सुपर पावर्स, वो कमजोर होकर के रह गई, कुछ नए बहुत सारे देश जो हैं वो मुख्य धारा में सुपर पावर बनकर के उभरे, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ। तो कोरोना का प्रभाव कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि विश्व युद्ध का प्रभाव हुआ है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। जिस तरीके से पहले 2 विश्व युद्धों ने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया, ऐसे ही कोरोना ने भी पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया। अब भारत के ऊपर क्या प्रभाव रहा, इस चीज को समझिए, इसको मैं आपको समझाता हूं। जब भी हम बात करते हैं कोरोना की महामारी का, तो इसमें और इसमें दोनों में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा होता है मृत्यु, डेथ होती है। वर्ल्ड वॉर में वो गोले, बम, बारूद, इनसे लोगों को मारा जाता है। कोरोना ने इसको जैविक हथियार के रूप में भी आप संज्ञा दे सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं हुई है, ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या ये जानबूझ करके फैलाया गया था या ये गलती से एक दुर्घटनावश इस तरीके की बीमारी, महामारी पूरे विश्व में फैल गई। देखिए कोरोना का प्रारंभ चीन से हुआ और यह माना जाता है कि चीन की लैब में इसको लेकर के कुछ प्रयोग किया जा रहा था और कुछ सही तरीके से केयर टेकिंग ना होने के कारण वहां से यह बीमारी फैलना शुरू हुई और वो बीमारी फैलते 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 पूरे विश्व के अंदर फैल गई और भारत भी उसका एक बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा। अब इसकी कई सारी थ्योरीज हो सकती हैं। एक थ्योरी ये हो सकती है कि भाई चीन की गलती से ऐसा हो गया। एक दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि चीन को यह चीज समझ में आ गई कि वर्तमान समय में आप परंपरागत हथियारों से विश्व में महाशक्ति नहीं बन सकते। अगर आपको सुपर पावर बनना है तो 2 तरीके हो सकते हैं सुपर पावर बनने के। या तो आप इतना ज्यादा डेवलपमेंट, इतने ज्यादा विकास करो कि आप पूरी दुनिया से बहुत आगे पहुंच जाओ, जो कि आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि हर देश लगभग सेम समान गति से विकास कर रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। या फिर 3 इडियट्स वाला तरीका अपना लो। 3 इडियट्स मूवी में क्या होते हैं, एक बहुत टॉपर व्यक्ति होता है 3 इडियट्स मूवी में, चतुर नाम होता है शायद उसका। वो क्या करता था, एग्जाम से पहले
अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट होते थे उनके कमरे के अंदर एकदम बिल्कुल ऐसी मैगजीन्स, मतलब अडल्ट मैगजीन्स जो है वो डाल देता था ताकि उनका ध्यान भटक जाए। अब लड़के लोगों का आपको पता ही है हाल क्या हाल होता है, और ऊपर से कॉलेज के टाइम में, और उनको फिर वो अडल्ट मैगजीन्स फ्री में दे दिया तो उनको उनका सारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। तो ऐसे में चतुर हमेशा फर्स्ट आता था, बाकी लोग उतनी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। दूसरी थ्योरी चीन के बारे में यही कहा जाता है कि चीन ने बड़े ही चालाकी से सोची समझी रणनीति के तहत यह कार्य किया कि इन्होंने पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैला दी। अपना बचाव का उपाय इसने पहले ही कर रखा था, यह भी कहा जाता है। हालांकि मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो इस चीज के बारे में चर्चा करती हैं। इस कोरोना महामारी में जहां पूरा विश्व आर्थिक रूप से एकदम टूट गया था, इस मामले में चीन ने बहुत तेज गति से प्रगति की। बाकी देशों में और चीन के बीच का अंतर स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा। तो उसी तरीके से भारत में भी हुआ। भारत में जब कोरोना या बड़ी संख्या में मृत्यु हुई, इतनी बड़ी संख्या में, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा क्या है? आंतरिक समय भारत की सीमाओं के अंदर रहने वाले लोगों की सुरक्षा, उनको सिक्योरिटी मिले, उनकी जिंदगी खतरे में ना पड़े, उनको बेहतर सुविधाएं मिले। लेकिन यहां पर तो आपका आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन एवं स्वतंत्रता, उसी का ही बहुत बड़े स्तर पर उल्लंघन हो गया। बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने में भारत में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। दूसरा जो पॉइंट हुआ, हमारी आंतरिक सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ा, एक और इंपॉर्टेंट, वो प्रभाव क्या पड़ा? वो पड़ा अर्थव्यवस्था पर। जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, एक तो ऑलरेडी हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं थी, बेरोजगारी की, गरीबी की। अब कोरोना आया, कोरोना के आने के कारण जिन लोगों के पास रोजगार थे उनके रहे सहे रोजगार भी छिनते चले गए। आपने इस तरीके के चित्र देखे होंगे। बड़ी संख्या में बहुत सारे मजदूरों को, लोगों को अपने सामान के साथ, अपने परिवार के साथ पैदल ही हजारों सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए, जाते हुए, क्योंकि भारत में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के कारण सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। बाकी जितनी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां थी, अधिकतर नौकरियां वो है खतरे में, खत्म सी होती चली गई। लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। भारत का व्यापार वो पूरा का पूरा प्रभावित हो गया। गरीबी बहुत तेज गति से बढ़ने लगी, बेरोजगारी बहुत तेज गति से बढ़ने लगी। तो ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से चरमराई, तो लोगों के पास खाने के लिए, रहने के लिए, सरवाइव करने तक के लिए पैसा जो है, यह देखने में आया कि कम था, नहीं रहा। इस कारण आपने देखा होगा कि जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, समस्या होती है, तो इसके साथ साथ क्या होती है? इससे फिर आप देखोगे, इससे होती है तनाव में वृद्धि। तनाव में वृद्धि हुई, लोगों में असंतोष फैलने लगा, लोग आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ अधिक जुड़ने लगे। चोरी करना, डकैती करना, साइबर क्राइम बड़ी संख्या में बढ़ने लगे। आपके साथ बैंक का फ्रॉड कर लेना, आपके अकाउंट से पैसा ले लेना, आपको ईमेल भेज करके आपका अकाउंट और आपकी सारा का सारी चीजें वो हैक करके आपके डाटा को चोरी कर लेना। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो यहां से होने लगी। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हुई, इससे अर्थव्यवस्था पर तो नुकसान पड़ा ही। अगर हम बात करते हैं तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो अस्वस्थता। अस्वस्थता में वृद्धि हुई। यानी कि पहले जो हमारे देश के नागरिक हट्टे कट्टे, मजबूत, स्वस्थ होते थे, कोरोना के कारण उनका इम्यून सिस्टम और ज्यादा कमजोर होता हुआ चला गया। जिनका बहुत खराब था उनकी मृत्यु हो गई। जो जैसे तैसे करके बच गए, उनके शरीर में कई अन्य तरीके की बीमारियों ने भी जगह बनाने प्रारंभ कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है, कौन, किसको बोलते हैं? जनशक्ति। सबसे बड़ा संसाधन क्या है? जनसंख्या, जनशक्ति। वो उसी सबसे बड़े संसाधन को अंदर से कमजोर करता चला गया। अब जब जनसंख्या, जनशक्ति कमजोर होगी तो क्या वो उतने बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगी
जैसे कि वो पहले करती थी नहीं कर पाएगी। उनकी कार्य क्षमता घटने लगी, कार्य प्रभावित होने लगे। अब कार्य क्षमता घटेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था नेगेटिवली जाएगी, उसमें विकास डेवलपमेंट तो होगा नहीं। और अर्थव्यवस्था जब नेगेटिव चलेगी तो वैसे ही फिर गरीबी जो थी, गरीबी बेरोजगारी का साइकिल जो थी वो फिर से चलती चली जाएगी। तो कहने का मतलब लोगों में इससे एक बहुत बड़ा असंतोष जो है ना वो होने लगा, असंतोष होने लगा। तो इससे एक और चीज आपने देखी, जो अगर हम बात कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को ये लगने लगा कि भारत के अंदर जो सरकार है वो सक्षम नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। और इस चक्कर में आपस में ही आपने देखा कि बड़ी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर लड़ाई झगड़े, दंगे किस्म की चीजें हुई, ठीक है। और बार बार भारत के अंदर इस तरीके की जब हिंसक घटनाएं होती हैं, वर्ग संघर्ष होते हैं, तो इससे आप देखोगे नुकसान किसको होता है, इन सब चीजों से नुकसान किसको होगा, भारत के लोगों को, भारत की अर्थव्यवस्था को। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा जिसकी हम बात करते हैं ना, लोगों को सिक्योरिटी देना, लोगों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना, लोगों को जीवन के भय से मुक्त करना, लोगों को समस्याओं से मुक्त करना, वो सारी की सारी चीजें भारत में कोरोना के कारण देखने को मिलती हैं। और यही नहीं, ये तो हम केवल कुछ ही चीजें बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था में भी बड़ा मामला आप देखोगे। तो कानून व्यवस्था की भी समस्या हुई। कानून व्यवस्था की समस्या क्या रही, इसके कारण क्या प्रभाव पड़ा, दो चीजें हुई, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। लॉकडाउन लगा, ठीक है, इसमें जब भारत में लॉकडाउन लगा तो उस लॉकडाउन में सब लोगों को, ताकि वो कोरोना के संपर्क में ना आए, उनके जीवन को बचाए रखने के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की। उन गाइडलाइंस में क्या था कि आपको अपने घर पर रहना है, बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलना है, वो भी मास्क पहन करके निकलना है। अगर कहीं निकल रहे हैं तो 2 गज की दूरी ये आपको रखनी है, सैनिटाइजर अपने पास रखना है, बार बार हाथ साफ करते रहना है, और जब जरूरी नहीं है तो ऐसे ही बाहर निकलना नहीं है। इतने बड़े स्तर पर भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कंट्रोल करके रखना, खास करके ऐसी स्थिति में जब भारत में जिस तरीके की डाइवर्सिटी है, जिस तरीके की विविधता है, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग भारत में रहते हैं और हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने धार्मिक त्योहार हैं, तो बहुत सारी जगहों पर यह देखने में आया कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन जो है कई धार्मिक समूहों के द्वारा नहीं किया गया। जैसे कि सरकार ने कहा था कि आप सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन भारत के बहुत सारे लोग इन चीजों के खिलाफ, उनको लगता है कि उनका काम यही है कि सरकार के खिलाफ ही जाएं। तो अलग अलग धर्मों में, सभी धर्मों में आपने देखा होगा कई सारे मामले इस तरीके से पकड़ में आए कि वो सामूहिक रूप से अपने ईश्वर की पूजा करते हुए मिले। हर धर्म के कई सारी चीजें इस तरीके से आपको देखने को मिली, और वो सामूहिक रूप से पूजा करते हुए मिले, तो उनके माध्यम से बड़ी संख्या में कोरोना का प्रचार प्रसार अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। ऐसे क्षेत्रों में जब पुलिस पहुंचती और वो कार्यवाही करने की कोशिश करती, तो वहां पर यह देखने को मिला कि लोग धर्म का मामला उठा करके उनके ऊपर पथराव करते, लाठी डंडे में लगा करके पुलिस को ही वापस भेजते। कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या जो है उत्पन्न हुई इसके कारण। फिर उसके बाद बड़ी भारी संख्या में पुलिस बलों को वहां पर भेजा जाता, आपस में ही झड़प होती पुलिस की और आम नागरिक की। इस पुलिस और आम नागरिक की झड़प में पुलिस को भी नुकसान होता, नागरिकों को भी नुकसान होता, और दोनों ही भारत के नागरिक हैं, दोनों ही घायल होते, दोनों की ही मृत्यु होती। ये खतरा किस चीज के लिए, नुकसान किसकी, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट ये रहा। तो कानून व्यवस्था की एक समस्या आपने यहां पर बड़ी संख्या में एक देखी। अब केवल यही नहीं, प्रतिरोध और हिंसा ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम रोजगार समाप्त हो गए थे, कैश का लेन देन समाप्त हो गया था, डिजिटल पेमेंट जो है वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ने लगी, रोजगार समाप्त हुए, नौकरियां जग गई, तो गरीबी
में लोग जाने लगे। ऐसे में लोग, बहुत सारे लोग क्या करने लगे, जैसे अगर मैंने ये लॉकडाउन में आपने देखा तो पहला वाला जो था उसको हम लिख सकते हैं धार्मिक उन्माद। धार्मिक उन्माद, उसके कारण समस्या हुई। दूसरा अगर हम लिखें तो लोग जो हैं वो अपराध की तरफ जाने लगे। ठीक है, अपराधों में वृद्धि हुई। अब अपराधों में कैसे वृद्धि हुई ये समझिएगा बड़े ही ध्यान से। आपने लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान कई सारे ऐसे वीडियो फुटेज देखे होंगे कि बहुत सारे लोग क्या करे, दुकानों के अंदर घुस जाते और दुकानों के अंदर घुस करके वहां का सामान चोरी करके निकाल लाते। सामान चोरी कर, जिसको जो मिला वो उठा करके लेकर के चले गए। लोगों के घरों में घुसने लग गए, दूसरों के घर में घुस करके वहां से सामान चोरी करने लगे। अब इसके साथ साथ ऐसी चीजों के लिए वो एक दूसरे को मारने से भी नहीं हिचके। बड़ी संख्या में घायल होने की घटनाएं, किसी की हत्या कर देने की घटनाएं, ये चीजें आई। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, जब बेरोजगारी बहुत तेज गति से बढ़ी तो ऐसे में गलत तरीके के कार्यों में संलिप्त होने वाले युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब युवा वर्ग ऐसा वर्ग होता है जिसको अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीने के लिए चाहिए। वो चाहते हैं कि भैया हमारी जिंदगी अच्छे से चले, उसके लिए वो मेहनत भी करते हैं, सपना भी देखते हैं खूब, जैसे आप लोग खूब मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। अब ऐसे में जब उनके सामने संकट आ गया कि खाने पीने के लिए भी नहीं है, रोजगार तो दूर की बात, तो बड़ी संख्या में यह देखा गया कि बहुत सारे युवक जो हैं, युवा जो लोग हैं, वो साइबर क्राइम में घुस गए। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी जिसका नाम है जमतारा, उसका सेकंड सीजन भी शायद अभी आया है, आप देखना। उसमें इस तरीके से वो आपसे कई सारे आपने देखे होंगे ना कि जैसे आपका कार्ड का क्लोन कर लिया, या आपको एक फोन पर किसी लड़के को फोन करेंगे लड़की की आवाज में, हेलो मैं एसबीआई से बोल रही हूं, है ना। अब एक तो बेरोजगारी, ऊपर से लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर कैद, ऐसे में किसी खूबसूरत और एक मधुर सी आवाज में लड़की का फोन आ गया किसी पुरुष के पास, उसका तो दिन ही बन गया, उसका तो जिंदगी ही संवर गई। और उसको लगने लगा वाह कितना लक्की हूं मैं इस दुनिया में कि मेरे पास इतना बेहतरीन तरीके से फोन आया, मेरे पास ही फोन आया। और फिर वो उनको प्यार प्यार मधुर भस्सी बातों में बात करते करते उनको कुछ बोलते, कुछ बताते कि आपके अकाउंट की सिक्योरिटी खतरे में है, आप एक काम कीजिए, आप अपना पासवर्ड दीजिए या मैं एक ओटीपी आपका अकाउंट का भेजता हूं, वो ओटीपी मेरे को बताइए, मैं आपके अकाउंट को सिक्योर कर देती हूं, या इस तरीके से चीजें। अब इतनी मधुर आवाज में कोई प्यार से बात कर रहे हैं, दिल पिघले तो कैसे ना पिघले, ठीक है। वो भी लॉकडाउन के उस दौर में जब आप घर में कैद हैं तो बहुत सारे लोगों के दिल पिघल जाते। वो उनको अपना बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, बैंक की अकाउंटिंग से रिलेटेड कार्ड की डिटेल सारी दे देते और फिर उनके मोबाइल में ओटीपी आता और वो ओटीपी भी बता देते। और जैसे ही ओटीपी बताते, ओटीपी बताने के बाद तुरंत दूसरी जगह से फोन कट, नंबर बंद, और फिर उनके पास एक मैसेज आता ट्रिंग, और वो दिल से खुशी हो रहे थे, वो परेशान, थोड़े से परेशान हुए थे कि अरे ये महोदया ने फोन क्यों काट दिया, चलो दोबारा फोन करने से पहले एक बार मैसेज देख लेते। मैसेज देखते तो उसमें पता चलता योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड वगैरह वगैरह वगैरह, खाते से निकल गए सारे पैसे। और फिर वो और हैरान, है ना, चलेगी जिंदगी भर की कमाई। तो इस तरीके के साइबर क्राइम बहुत बड़ी संख्या में भारत में होने लगे। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक किया जाने लगा। बहुत सारे भारत की जो खुफिया एजेंसीज की वेबसाइट थी उनको भी आपने देखा कि कई बार हैक करने में विदेशी ताकतों ने भारतीय लोगों का सहारा लिया। तो ये सारी की सारी चीजें, ये साइबर क्राइम, ये सब कुछ इंटरनल सिक्योरिटी का अभिन्न हिस्सा है। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा जो इससे प्रभावित हुई। तो एक तो ये चीज आपने देखा कि अपराधों में वृद्धि हुई। केवल यही अपराध नहीं, बल्कि लॉकडाउन के बाद जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी का नाम आप सुनते होंगे, तो ये पढ़ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं हर वर्ष की कि भारत में किस किस तरीके के अपराध हुए, कब कब हुए, कितने कितने हुए। इनकी रिपोर्ट्स में भी और बाकी अन्य कई सारी रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि घरेलू हिंसा के मामले बहुत बड़ी संख्या में भारत में उभरे। दोनों लॉकडाउनों के बाद यह देखने को मिला कि कई सारे परिवार टूटे,
तलाक की बहुत बड़ी घटनाएं, बहुत सारे मामले सामने आए। ऐसे मामले बहुत थे जिसमें घर के अंदर पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब घरेलू हिंसा का मतलब आप केवल ये मत समझ लेना कि केवल पुरुष ही महिलाओं को पीट रहे हैं। हालांकि भारत में पितृसत्ता रही है, तो महिलाओं के साथ इस तरीके का अत्याचार पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष करते आए हैं, जो कि बहुत ही जघन्य है, गलत है। ठीक है, इस लॉकडाउन में ऐसी घटनाएं बड़ी संख्या में देखने को मिली कि महिलाओं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। उसके पीछे मनोवैज्ञानिक जो लोग थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये मनोविज्ञान बताया कि सारे टाइम वो लोग घर पे रहते, 24 घंटे घर पे रहते, काम के लिए कहीं और नहीं, तो एक ही जगह पर रहते, एक ही जगह पर वहां पर काम भी कर रहे हैं, घर में भी रह रहे हैं, तो लंबे टाइम तक बंद रहने के कारण वो एक दूसरे को टॉलरेट करने की क्षमता खोते चले गए, सहन करने की क्षमता खोते चले गए। और ऐसे में उनके बीच में छोटे मोटे विवाद भी बड़े ही हाथापाई वाली सिचुएशन में आ जाते। बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, कुछ पुरुषों पर भी अत्याचार हुए। ऐसा नहीं है कि इससे केवल कुछ पुरुषों को भी बहुत जम करके धुनाई हुई, उन्होंने भी शिकायतें की कि मेरी पत्नी, मेरी बीवी मेरे को बहुत मारती है, मेरी बीवी से मुझे बचाओ। ठीक है, ये इस तरीके के क्राइम बढ़ने लगे। ये क्राइम जो सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का तो मुद्दा ही यही है ना सेम, कि भारत के नागरिक जो देश की सीमा के अंदर रहते हैं, उनके जीवन की सुरक्षा हो, उनकी लाइफ सिक्योर रहे, उनको कोई खतरा ना रहे। ठीक है, लेकिन यहां पर तो आप देखोगे, हर तरीके से देखोगे, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई समस्या इन सब के सामने आती ही रही। अपराधों की तरफ मुड़ते चले गए, हिंसा बढ़ने लगी। अब इसके साथ साथ एक और चीज देखने को मिलती है, वो है ऑनलाइन हिंसा। तीसरा जो बदलाव हुआ ना, उसको बोलते हैं ऑनलाइन हिंसा। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ऑनलाइन हिंसा क्या है, ये क्या चीज है? लॉकडाउन कोरोना के कारण भारत में डिजिटलाइजेशन बहुत तेज गति से बढ़ा। लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज गति से एक्टिव होने लगे, बड़ी संख्या में लोग उससे जुड़े। अब ऐसे में विदेशी ताकतें या ऐसे लोग, ऐसे समूह जो भारत की एकता अखंडता को देख नहीं सकते थे, भारत को बर्बाद करना चाहते थे, उन्होंने बड़ी ही चालाकी से ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज करके लोगों को भड़काना शुरू किया। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कुछ भी चीज करके डाल देते, हेट, समाज में एक दूसरे के खिलाफ घृणा फैलाने की कोशिश। आपने देखा होगा कि ट्विटर पर बहुत सारी चीजें ट्रेंड करती थी, यूट्यूब पर, और लोगों को क्या किया जाता, किसी एक धर्म विशेष की, किसी एक जाति विशेष के संदर्भ में एक छोटी सी 15 सेकंड 10 सेकंड की क्लिप काट करके दिखा दी जाती, और उसमें बोला जाता, ये देखो इसने क्या बोल दिया आपके जाति के लिए, इस व्यक्ति ने क्या बोल दिया आपके धर्म के लिए। अब अगर वास्तविकता में उस पूरे वीडियो को अगर आप देख लेते, जिसमें से ये छोटी सी 15-20 सेकंड की क्लिप निकाली गई है, तो आपको वास्तविकता पता चलती कि उस वीडियो में ऐसा कुछ था ही नहीं कि किसी ने किसी को गलत इंटेंशन से बोला। लेकिन क्योंकि ये ऐसे ग्रुप्स बन चुके थे जिनको इंडिया को तोड़ना था, इंडिया में असहिष्णुता फैलानी थी, भारत के लोगों को आपस में लड़ाना था। किसी भी देश को अगर हराना है, कमजोर करना है, तो आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं, आप वहां के लोगों में ही असंतोष फैला दो, वहां के लोगों को आपस में लड़ा दो, वो देश वैसे ही विकास नहीं कर पाएगा। इसके लिए बड़ी मात्रा में कहा जाता है फंडिंग आई, पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, कई जगहों से फंडिंग आई इन सारे समूहों को कि ये चीजें निकाल निकाल करके फैलाएं। अब सब लोग ऐसी छोटी छोटी निकाल निकाल करके फैला देते, हो जाते। मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक लाइन बोली, ठीक है, उन्होंने एक लाइन बोली, बड़े ध्यान से समझना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी किसी भाषण में, उन्होंने कहा कि कई रिपोर्ट्स या विदेशी लोग ये कहते हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भारत जो है एक रेप कंट्री है जहां पर महिलाओं का बहुत ज्यादा बलात्कार होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके की चीजें सत्य नहीं है। ये स्टेटमेंट बोली, इस स्टेटमेंट में कुछ गलत नहीं था, उन्होंने विदेशी तर्कों का खंडन किया। अब जो समाज को तोड़ने वाली, देश को तोड़ने वाली ताकतें होती, वो क्या करती, वो इस पूरी लाइन में केवल 3 सेकंड वो निकालती जिसमें उन्होंने ये कहा ना कि ये कहा जाता है कि भारत एक रेप कंट्री है, तो वो क्या करेंगे, केवल इतनी सी लाइन काटेंगे, भारत एक रेप कंट्री है।
और उसका एक मीम सा या एक छोटी सी एक वीडियो डाल करके ट्विटर पर और हर जगह डाल देंगे, प्रधानमंत्री ने क्या कहा भारत के लिए, ये रहे भारत के प्रधानमंत्री, इनको अलग अलग, और लोग बेवकूफों की तरह लग जाते नीचे कमेंट करने में, बेवकूफ है, शर्म नहीं आनी चाहिए। भाई कम से कम उसका इंटेंशन, उसकी पूरी चीज तो देखो। ये दिखाता था कि भारत के अंदर लोग जो है ना वो उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं रखते जिस लेवल की मैच्योरिटी आपको यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलती है। परिपक्वता देखने को नहीं, वो उनको बस कुछ भी चीज दिखा दी गई उसी चीज के ऊपर वो बस करने लग जाते हैं और उस पे लग जाते हैं पागलों की तरह करने, ये हमें ऐसा बोल दिया, हमें वैसा। भाई किसी को नहीं बोला, तुम्हारे भले के लिए बोला जा रहा है, लेकिन तुम लोग बस उसको बना रहे हो क्योंकि तुम्हें प्रोपेगेंडा फैलाना है और कोई मामला नहीं। इस तरीके की समस्याएं, इसको बोला जाता है ऑनलाइन हिंसा। ठीक है, भारत के लोगों को आपस में ही लड़ा देना बिना किसी बात के, बिना किसी गलती के, ऐसे मामले भारत में बड़ी संख्या में आए। तो ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा खतरा, एक बहुत बड़ा थ्रेट जिसको हम बोलते हैं, वो यहां पर देखने को मिला। अब ऑनलाइन हिंसा में एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती, क्या मिली कि आपने नाम सुना होगा आतंकवादी या कट्टरवादी। जब बड़ी संख्या में रोजगार छिन गए तो भारत को कमजोर करने वाली ताकतों ने क्या किया, बड़ी संख्या में भारत के ही युवकों को, नौजवान युवकों को बरगलाते हुए, बहलाते फुसलाते हुए, यह दिखाते हुए कि देखो तुम्हारे देश में तुम्हारे खिलाफ क्या बोला जा रहा है, तुम्हें उसका बदला लेना पड़ेगा, खून का बदला, खून, उसने तुम्हें ऐसा बोल कैसे दिया, है ना। इस तरीके की चीजें, इस तरीके से माइंड वॉश करते हुए, उनको भड़काते हुए बड़ी संख्या में कट्टरपंथियों ने, आतंकवादियों ने भारत के नव युवकों को भर्ती किया और उनको भर्ती करके उनका अपना जासूस बनाया। जासूस बनाने के साथ साथ कई सारी जगहों की रेकी करवाई गई उनके माध्यम से, ताकि उनको कोई गुप्त सूचना चाहिए वो गुप्त सूचना मिल जाए। इन सब युवाओं के माध्यम से भारत में हेट, दुष्प्रचार, नफरत फैलाने का काम किया गया। इन सबसे नुकसान किसको हुआ? भारत को ही नुकसान हुआ, है ना। भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ी। तो ये ऑनलाइन हिंसा जो है ये एक बहुत बड़े स्तर पर आपको देखने को मिली। देखिए, पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी समस्या हुई, सबको लाइन बनाए रखने के लिए लाइन में लगाओ, और कुछ लोग जिन्होंने, जो सुरक्षा कार्मिक थे, वो खुद ही पीड़ित हो गए। ऐसा थोड़ी है इनके पास कि इम्यून सिस्टम है, इन लोगों ने बहुत मेहनत की वहां पर। इनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, जिन जिन लोगों ने कोरोना में ड्यूटी दी, फिर जो चाहे हमारे सफाई कर्मी रहे हों, फिर चाहे वो डॉक्टर रहे हों, फिर चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, चाहे वो पुलिस वाले रहे हो, हमारे सीएपीएफ के जवान रहे हो, कोई भी सोशल वर्कर रहे हो, जिन्होंने कोरोना के टाइम लोगों को खाना पहुंचाया, उनकी मदद की। हमने भी बहुत सारी की थी अपने ललित यादव की पाठशाला के नाम से। जितनी मेरे पास उस टाइम की सेविंग्स थी ऑलमोस्ट सब खत्म हो गई थी, क्योंकि पिछले लगातार 2-3 महीने तक 250 बच्चों का जो परिवार थे, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाने पीने की मैंने ले रखी थी, तो वो भी किया। तो इन सब ने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज्यादा एफर्ट किए थे। अब इन लोगों के पास ऐसा तो है नहीं कि ये इम्यून थे, समस्या इनके साथ भी हो गई, ये खुद कोरोना से पीड़ित हो जाते। मैं भी जैसे कोरोना से पीड़ित हुआ, इनका स्वास्थ्य खराब हुआ, इनकी भी मृत्यु हुई, इनकी भी शारीरिक क्षमता कमजोर होती हुई चली गई। तो कानून व्यवस्था संभालने वाले लोगों की संख्या कम होती चली गई, कोई बीमार हो गया, किसी की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में इतने बड़े स्तर पर देश में शासन व्यवस्था संभालना, कानून व्यवस्था संभालना बड़ी मुश्किल की बात थी। आप में से जितने भी हमारे दोस्त हैं ना, एक बार ललित यादव की पाठशाला को जरूर फॉलो करना। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर मैं आपको मिलूंगा ललित यादव की पाठशाला के नाम से। वहां पर आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें देखने को मिलेंगी, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो पढ़ाई के अलावा मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है, कि किस तरीके से स्लम के बच्चों के लिए मैं काम करता हूं और उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के रखते हैं, और कैसे वो बच्चे डे बाय डे बहुत ज्यादा प्रगति कर रहे हैं। ललित यादव की पाठशाला को जरूर फॉलो करना। तो ये एक समस्या रही। इसके साथ साथ ये तो आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं रही। अब कुछ हंसी मजाक कर लेते हैं आपके साथ। हंसी मजाक में भी अब जिन लोगों ने बात मानी तो मानी, जिन लोगों ने बात नहीं मानी उन लोगों के साथ ऐसा भी किया गया। जब लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन लगा करके उनको कहा गया कि भैया घर से बाहर नहीं निकलो, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी,
ऐसे में कुछ भाई साहब इस तरीके के होते थे जो ना मास्क लगाते, ना लॉकडाउन का पालन करते, घर से बाहर निकल जाते। ये तो फिर भी इन्होंने तो फिर भी इज्जत दिखाते हुए इनको केवल उठक बैठक लगवाए। वीडियो तो ऐसे ऐसे वायरल हुए थे कि कई सारे लोग कोरोना में को छोलिडे मान करके घूमने निकलते थे, बाइक पर रात में किसी ना किसी के साथ निकलते। अब रास्ते में पकड़ लेते पुलिस वाले, और ना उनके पास मास्क होता और ना कुछ और उन लोगों के पास, वो घूम रहे होते। तो ऐसे में अच्छे से खूब ऐसे ऐसे डंडों की सुताई हुई होती थी, और ऐसी ऐसी जगह पर सुताई होती थी कि वो बाद में फोटो भी डालते इंटरनेट पर, ये देखो पुलिस वालों ने मारे डंडे, ठीक है, पूरे सब कुछ पिछवाड़ा नीला कर दिया, पुलिस ने की बर्बरता। अब भाई वो बर्बरता नहीं थी, वो आपको रोक रहे थे, आपको कह रहे थे कि बाहर मत निकलो, आपकी जान को खतरा है। अगर आपकी जान को खतरा है, आप खुद ही नहीं मान रहे, तो वो मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग, पुलिस फिर आपको मजबूर कर रही थी कि आप अपनी जान को बचाओ, और उसके लिए उनको कभी ना कभी थोड़ा हाथ पैर चलाना पड़ता है। परिवार में भी ऐसे ही होता है, इसी तरीके से, है ना। बहुत सारे लोग, मुखर्जी नगर में मैंने देखा कई बार, एक ऐसे ही कुछ वो आपस में कुछ लोग थे, कई दिन से बंद थे कमरों में, प्रेमी जोड़े थे, मिलने की बेचैनी बहुत ज्यादा थी, तो उस बेचैनी में वो लोग सारे रूल रेगुलेशन तोड़ करके मिलने के लिए कई सारी प्लानिंग करते, और वहीं पर पुलिस आकर के उनको धर लेती, और धरते तो फिर उसके बाद कई सारे वीडियो ऐसे वायरल हुए कि प्रेमी जोड़े पकड़े गए लॉकडाउन में सैर करते हुए, है ना। बहुत सारी चीजें वो आपकी सिक्योरिटी के लिए था, इनको करना था। लेकिन एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग सी हुई कोरोना के टाइम में भी, मैंने एक चीज देखा कि लोग बोलते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हो गए, ठीक है, हमारे पास घर चलाने के लिए पैसा नहीं, सरकार को कोस रहे होते। लेकिन जब भी लॉकडाउन में थोड़ी सी भी ढिलाई दी जाती कि चलो भाई एक काम करो, जरूरत का जो सामान है वो जाकर के खरीद लाओ, खाने पीने का सामान खरीद लाओ, उस दौरान में मैंने ये महसूस किया, मैंने देखा कि जो शराब की दुकानें थी, जो खैनी की दुकानें थी, तंबाकू वाली दुकानें थी, उनके ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी। इतनी लंबी लाइन दारू खरीदने के लिए, खैनी खरीदने के लिए, तंबाकू खरीदने के लिए। फिर मेरे को लगता है यार ये वही लोग हैं जो अभी कभी बोलते थे कि पैसे नहीं है, लेकिन दारू खरीदने के लिए पैसे हैं, खैनी खरीदने के लिए पैसे हैं, और उनके लिए इतनी लंबी लंबी लाइन में भी लग जाएंगे। उनके भी बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए कि कैसे बड़ी संख्या में लोग शराब और तंबाकू खरीदने के लिए उन दुकानों के पे लगे हुए थे। कईयों ने तो बड़ा जुगाड़ लगा रखा था कि मोहल्ले की दुकान है, उसमें तंबाकू बिक रहा है, और वो सब लोगों को इशारा कर रहा है चलो लाइन में, सब लोग जो लाइन में आएगा उसी को मिलेगा, पुलिस की जरूरत ही नहीं। दुकानदार ने कह दिया लाइन में आएगा तो उसको मिलेगा, और 2 गज की दूरी से आएगा मिलेगा। भाई लोग इतने अनुशासन में आकर के, बहुत अनुशासन में 2-2 गज की दूरी रखते हुए और फिर मास्क लगा करके लेने होते, ठीक है। इस तरीके की भी चीजें हुई। लेकिन जोक सपाट, हंसी मजाक छोड़ते हुए अल्टीमेटली हुआ यह कि इस कोरोना के कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ, बहुत बड़ी समस्या हुई, और एक झटके से भारत का विकास 10 साल 15 साल पीछे चला गया, और बड़ी संख्या में बेरोजगारी, गरीबी, इसमें आपको देखो ना वृद्धि देखने को मिलती है, लोगों की मृत्यु हुई, अस्वस्थ हुए, स्वास्थ्य ढांचा जो है वो चरमराया। हालांकि बाद में हमने उसको कंट्रोल किया, उसमें बहुत अच्छा कोशिश की और बहुत बेहतर तरीके से काम भी किया, दूसरे देशों की मदद भी की, लेकिन हम भी कमजोर हो चुके थे आर्थिक रूप से बड़ी संख्या में। तो ये रहा एक समस्या, एक ऐसी समस्या जो महामारी के कारण हुआ। अब इससे बचने के उपाय क्या थे, वो तो सब लोगों को मैं आपको आपदा प्रबंधन का चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि सरकार ने क्या कदम उठाए, आपको क्या करने चाहिए थे। अब मुद्दा यह है कि इस प्रकार की महामारी से भविष्य में कैसे बचा जाए। तो भविष्य में बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे पहला सुझाव, सजेशन आपको देना है, मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया गया कि मान लेते हैं कि भाई भविष्य में कोरोना जैसी एक और बीमारी आने वाली आ गई, अब कैसे बचोगे। तो आपको यह चीज बताना है कि सबसे पहले इस प्रकार की जैविक महामारियों के संदर्भ में सरकार को और प्रशासन को, दोनों को ही तुरंत रैपिड एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि भारत में जो ये कोरोना फैला ना, इसके पीछे सरकार, प्रशासन, इनकी कहीं ना कहीं ढील, जो इन्होंने ढील दी वो रहा। जब शुरुआत में ही पूरे विश्व में कोरोना के केस आ रहे थे,
तो उस टाइम ही अगर भारत अपनी सीमाओं को लॉक कर देता, उस समय ही भारत बाहरी लोगों को भारत में आने से मना कर देता, और वहां पर उसी समय अगर बहुत सख्ती से चेक करते हुए जो लोग जिनको कोविड था, जो भारत में आए, उनको उसी टाइम क्वारंटाइन करके रखते, तो भारत में ये महामारी नहीं फैलती। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और राजनीति इन दोनों का ही फेलियर देखने को मिलता है। तो भविष्य में इन चीजों से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, और किसी भी छोटी से छोटी जो जैविक बीमारी है उसको हल्के में लेने की आदत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये हल्के में लेने की आदत से ही वो बीमारी बहुत बड़ी महामारी बन जाती है। दूसरी चीज, हमें हमारी शोध पद्धति, हमारी रिसर्च जो है ऐसी बीमारियों के संदर्भ में, मेडिकल के फील्ड में, उनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनके ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। अब पैसा क्या कि भाई अब ये तो हमें नहीं पता कि कल को किस तरीके की महामारी आएगी, लेकिन जो नॉन महामारियां हैं, जो ज्ञात महामारियां हैं, जैसी बीमारी जिनके बारे में हमें पहले से ही पता है कि वो महामारी बन सकती हैं, उनके संदर्भ में उनसे बचने के उपायों को पहले से ही तैयार करके रख लिया जाए कि जरूरत पड़ने पर हमें समस्या का सामना ना करना पड़े। दूसरा, अगर हमें नहीं पता कि कौन सी महामारी होने वाली है, कोई नई महामारी आ गई, तो कम से कम लोगों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे को इतना मजबूत कर दिया जाना चाहिए कि कोई भी नई जैविक आपदा आए तो लोगों को स्वास्थ्य की बदहाली के कारण मृत्यु या अस्वस्थता झेलनी ना पड़े। तो हमारे स्ट्रक्चर को, इसको स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। वहां से आंतरिक सुरक्षा का लिंक देखो जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन आपदाओं के बारे में संदर्भ में स्कूली पाठ्यक्रम में बाद में जाकर के नहीं, प्रारंभ से ही सिखाने की आवश्यकता है। शुरुआत से ही उनको, बच्चों को समझाओ, लोगों को अवेयर करते चले जाओ इन चीजों के बारे में कि किस तरीके से बचना है, किस तरीके से एक्शन लेना है, क्योंकि लोग अगर जागरूक रहेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान वहीं से ही हो जाएगा। अब आ जाते हैं इंटरनेट वाले मुद्दे पर, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मुद्दा जो आपको थोड़ा सा हटके लगेगा, जो हो सकता है कि आप लोगों ने इतना सीरियसली पहले नहीं लिया हो, उसको देख लेते हैं। इंटरनेट का दुरुपयोग जो है वो क्या होता। भारत की आंतरिक सुरक्षा को इंटरनेट के दुरुपयोग से भी खतरा है। साइबर क्राइम जो है वो मैं ऑलरेडी इससे पहले के चैप्टर्स में करा चुका हूं, तो उन साइबर क्राइम्स पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सोशल मीडिया, उसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसके खतरे, उसके फायदे, वो भी, तो उन पे भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्लासेस आप देख लेना पहले, प्रॉपर ऊपर आपको मिल जाएंगी। यहां पर मैं उन चीजों पर डिस्कस करूंगा जिन चीजों के ऊपर हम पहले डिस्कस नहीं कर पाए थे और कोई पॉइंट्स जो हैं वो छूट गए। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन खेल। अब आप कहोगे सर ये ऑनलाइन खेल का आंतरिक सुरक्षा से क्या संबंध है? बहुत संबंध है। आपने अभी हाल फिलहाल में यह देखा होगा कि भारत ने चीन के कई सारे ऐप्स को बंद किया, बैन किया, और समय समय पर कई सारे ऐप्स को बंद करते चले गए। इनमें से आपने कई सारे गेम भी देखे, कई सारे वो भी देखे, क्या नाम है उसका, नाम था टिकटॉक टाइप के। उसमें अलग अलग तरीके के वीडियोस जो है सब लोग बनाते थे, अलग अलग तरीके से। कच्चा बादाम देखो, कच्चा बादाम फेमस होते थे लोग, बड़े बड़े कच्चा बादाम, अलग अलग खूब खूब सारे गानों पर। तो उन सारे ऐप्स को बैन किया गया। उसका रीजन ये था कि वो सारे के सारे ऐप्स जो हैं वो हमारी जासूसी करते थे, आप सबकी, हम सबकी क्या करते थे, जासूसी करते थे। हमारा सारा डाटा चोरी करके वो चीन के पास भेजते थे और उसका मिसयूज भारत के डाटा का वो करते थे। अब इसके साथ साथ कई सारे खेल, ऑनलाइन गेम्स थे, उनको भी बैन किया गया, जिसमें पबजी खास करके था। ठीक है, अब इनका भारत की आंतरिक सुरक्षा से एक छोटा सा लिंक मैं बताता हूं, ना केवल आंतरिक सुरक्षा से बल्कि भारतीय समाज के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्या होता है भाई, ये गेम होते हैं बड़े खतरनाक और बहुत ही आकर्षक से होते हैं। अब जैसे जैसे इंडिया में इंटरनेट की क्रांति आई, फ्री इंटरनेट आने लगा, फास्ट इंटरनेट आने लगा, तो अलग अलग गेम्स जो है इनके खेलने में इजाफा हुआ। खास करके लॉकडाउन में तो बहुत ही ज्यादा हुआ। लोगों ने दुनिया भर के गेम ही खेल खेल कर समय जो है वो वहां पर करा, अपना समय निकाला। अब इससे क्या हुआ, इससे खेलों को खेलने की लत सी लग गई। लत क्यों लगी? उसका रीजन ये है कि खेल खेलते, खेलने में आनंद की अनुभूति होती, मजा आता जब आप जीतते। और ज्यादातर खेल ऐसे तो होते थे हिंसक, पबजी जैसे, जिसमें लोगों को मारना होता था बंदूक से,
वो लोग वो खेल खेल करके अपने अंदर आनंद की अनुभूति करने लगे, उनको एक एडिक्शन सा होने लगा, प्लेजर जो है वो यहां पर फील होने लगा। इसके साथ साथ जब ऐसी चीजें होने लगी थी तो दिमाग उसी में घूमता रहता, बार बार ये होता कि हाँ भाई बार बार वही खेल खेलना है, लोग बार बार उसी खेलों में चले जाते। इन सब चीजों से एक समय की जो बर्बादी हुई वो तो हुई, लेकिन समय की बर्बादी के कारण के अलावा सबसे बड़ी चीज हुई कि जो युवा वर्ग था, युवा पीढ़ी थी, उसके दिमाग में हिंसा जो है वो एक घर करती चली गई। उनको लगा कि जिस तरीके से गेम में हम दूसरों को मारते, अपने दुश्मनों को मारते, विनर बनते, वास्तविक जिंदगी में भी इसी तरीके से है। और भारत में ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिली जिससे कि लोग उन गेमों की नकल वास्तविक जिंदगी में करते हुए दिखाई दिए, गेम की तरह किसी को मारते हुए, है ना। और कई सारे ऐसे केस आए, कई सारे ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे कि उन्होंने गेम से प्रेरणा लेकर के चोरी करने की, मार पिटाई करने की, हत्या करने की कोशिश की। तो ये सारी की सारी चीजें संगठित अपराधियों के बनने का पहला स्टेज है, पहला स्टेप है, जहां से कोई व्यक्ति अपराधी बनता है। तो उस पहले स्टेज में लोग एंटर करने लगे, खास करके युवा लोग। और हिंसा इतनी होगी कि छोटी छोटी चीजों पर एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। कई सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए कि बच्चे ने अपने मां बाप को मार दिया कि गेम खेलने से मना कर रहे थे। आजकल भी कई सारे वीडियोस ऐसे आते हैं कि कोई एक 17-18 साल का लड़का है या लड़की है, उसने अपने भाई को मार दिया, अपने मां बाप को मार दिया, बिल्डिंग से फेंक दिया किसी से गेम से हारने। सहनशीलता कम होती चली गई, ठीक है। तो एक तो ये चीज हुई। दूसरा, इसके रीजन बहुत सारे हैं इन गेमों की तरफ बढ़ने के, कि बहुत सारे लोग आजकल एकल परिवार का चलन है। पहले बहुत सारे बड़े परिवार होते थे, वैसा रहा नहीं, है ना। और अकेलेपन की भावना का शिकार लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। सबको लगता है कि दुनिया में मैं अकेला ही हूं, मैं अकेली ही हूं, मैं ही हूं दुखियारा दुखियारी, मेरे को कोई नहीं समझता, ठीक है। और इन बच्चों के पास, आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी बच्चों के लिए समय नहीं है, वो अपनी लाइफ में मस्त होते हैं, वही बच्चों को फोन पकड़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये ऑनलाइन खेलों की तरफ झुकते हुए चले जाते हैं सब लोग। इन ऑनलाइन खेलों से फिर वो आभासी जीवन जीने लगते हैं, उनको लगता है कि जैसा वो जीवन चल रहा है ना वैसे ही है। और इससे उनमें ये भावना उत्पन्न होती है कि हम कोई भी कार्य जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज रही, ठीक है। अब वास्तविक दुनिया और आभासी दुनिया का फर्क जो है वो लोग भूलते चले जाते हैं। ऑनलाइन खेल में जो ऑर्डर दिए जाते हैं, जो आदेश दिए जाते हैं, उनको वास्तविक मानने लग जाते हैं। कई सारे गेम्स आपने सुने होंगे जिनका नाम था पोकेमोन गो, ठीक है, या पबजी, पोकेमोन गो, ब्लू व्हेल। ये ऐसे गेम थे जो आपको टारगेट देते थे कि अब आपको अपना हाथ काटना है, अपलोड करना है। लोग हाथ काट करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं। फिर टारगेट देते थे कि तुम्हें ट्रेन के सामने से वहां पर जाकर के आत्महत्या करनी है, तुम्हें ऊपर से आत्महत्या करनी है। लोगों ने, बच्चों ने जान दी इस चीज के चक्कर में, इतने सारे गेम्स के चक्कर में। तो वो ये दिखा कि हमारी जो भविष्य है, जो देश का भविष्य, वो देखो कितना ज्यादा उनको किस तरीके से अपने चंगुल में लेकर के उनको खत्म किया जा रहा है अंदर से। और वो केवल इनके केवल आदेश देने भर से वो इतनी विभत्स हत्या करने लग गए। अब सोचो, ऐसा अगर इतनी लत लगी हुई है, इतनी ज्यादा लत लग गई है, ऐसे में कोई गेम आ गया और वो ऐसा आदेश देता है कि भैया फलानी जगह जाओ, वहां से तुम्हें बंदूक मिलेगी, या फलानी जगह जाओ वहां पर बम मिलेगा, इस बम को जाकर के मार्केट में रख करके आ जाओ। तो ये जो फॉलो करने, जो अपना हाथ काट लेते हैं, खुद आत्महत्या कर लेते हैं, इस तरीके के शिकार लोग क्या बम प्लांट नहीं कर देंगे? क्या इस तरीके के शिकार लोग बंदूक लेकर के कहीं पर गोलीबारी नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। तो इन गेमों का फायदा जो है ना, हमारे दुश्मन देश हैं वो इस तरीके का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते थे, और वो धीरे धीरे उस जाल में, जंजाल में फंसा भी रहे थे। हालांकि हमने सही समय रहते बहुत सारे को बैन कर दिया, लेकिन उसकी डुप्लीकेट सी चीजें फिर से आने लग जाती हैं। इसी तरीके की चीजें आपको फिर से देखने को मिल जाती है। अब काफी आगे तो हमारे शरीर के ऊपर, खुद के ऊपर तो गंभीर प्रभाव पड़ते ही हैं, नुकसान होते ही हैं। दूसरों के ऊपर भी, भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी ये जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये अपराधों की तरफ झुकाव बढ़ाता है, हिंसा को बढ़ाता है। हिंसक होना, अपराध की तरफ बढ़ना मतलब अपराधी बनना, मतलब भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा। ये सारी की सारी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप देखते हैं ना, अभी यहां पर कई सारे नमूने टाइप के लोग आते हैं स्पैम करते हुए, अलग अलग नाम लिख करके, गालियों वाला नाम लिख करके आते हैं। वो ऐसे ही खराब विकृत मानसिकता के शिकार लोग हैं, जो बार बार लगे रहेंगे ना। कई सारे लोग जिनको आपने देखा होगा ब्लॉक करते हैं, हम भी ब्लॉक करते हैं, आपने भी ब्लॉक किया होगा, जो रेगुलर आए रहते हैं, वो ऐसी ही मानसिकता के शिकार हैं, वो बीमार हैं मानसिक रूप से।
खत्म हो चुके हैं अंदर से, जिंदगी में कुछ है नहीं, और वो इस तरीके से ऐसे लोगों को टारगेट कर लिया जाता है कि अब तुमसे अपराध करा, और ये इस तरीके की साइबर बुलिंग होती है। हालांकि अनअकैडमी चाहे तो उनकी बहुत भयंकर उनके ऊपर केस दर्ज करके उन सबको वो करा सकते हैं, क्योंकि वो भूल गए कि उन्होंने यहां पर अपना नाम तो चेंज कर लिया। वो नाम तो चेंज कर सकते हैं अपनी आईडी का, पापा का परा, पापा की परी, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस तो कहां से चेंज करेंगे? वो आईपी एड्रेस तो कोई भी ट्रैक कर लेगा, तुरंत पता चल जाएगा कौन पापा का परा, पापा की परी बन करके घूम रहा था और कौन इस तरीके से कर रहा था। वो तो बस स्टूडेंट समझ करके वो एक्शन नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वो खुद ही परेशान है, जिंदगी में तंग है, हम क्यों और परेशान करो, उनको माफ कर दिया, उनको साइड में रहने दो, हो सकता है कि कोई चीज उनके साथ अच्छी हो तो ठीक हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इससे आप देखोगे कितना ज्यादा लेवल पर एक तो खुद को भी नुकसान हुआ, हिंसा भी फैली, अपराध भी होने लगे, ये सारी की सारी चीजें होगी। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, सबसे बड़ी बर्बादी आप देखोगे, ये रिसर्च सामने आया कि भारत के अंदर इन ऑनलाइन खेलों के चक्कर में लोग जो हैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, पूरी पूरी रात भर जो है वो गेम खेलते रहते हैं, ठीक है, और गेम खेलते रहने के चक्कर में पूरी नींद नहीं कर ले पाते हैं। तो ऐसे में उनके कार्य की क्षमता घटने लग जाती है, वर्क फोर्स जो है वो प्रभावित होती है, कार्य के घंटे कम हो जाते हैं। तो जितना योगदान वो देश के विकास में, परिवार के विकास में लगा सकते थे, वो कम होता चला जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाता है, घरेलू स्तर पर घर के अंदर घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हो जाती है, आपस में ही एक दूसरे के साथ जो है तनाव जो है वो चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये सारे के सारे नेगेटिव इंपैक्ट हैं जिनको दूर करने की, रोकने की आवश्यकता है। हालांकि इसमें अगर हम देखें तो जो पुराने टाइम के जितने दोस्त हैं, आजकल का एक कल्चर में देख रहा हूं कि अभी की जो वर्तमान करंट जनरेशन है ना, वो पता नहीं कहां जा रही है, वो मोबाइल के साथ ही सारे टाइम सारी चीजें करती है, वो चीजों को भूल ही गई है। मेरे को लगता है कि मेरी जनरेशन जो है वो लास्ट जनरेशन है, जो 1990 के दशक की जनरेशन है, जिन्होंने इस तरीके के गेम खेले होंगे। आपने खेले इस तरीके से, गांव में कंचे खेलने हो किसी ने, या गिल्ली डंडा खेला हो। हमारे जो खेल होते थे ना वो अलग लेवल के खेल होते थे, उन सब में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती थी, मानसिक एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटीज वो इन्वॉल्व होती थी, और भाग दौड़ लगी रहती थी। गिल्ली, हालांकि घर वाले हमें पीटते थे उस टाइम कि ये छोरो बिगड़, वो जब देखो गिल्ली डंडा उठा के चले, है ना, ऐसे उसी डंडे से लेकर के घर वाले रास्ते में देख लेते, पकड़ करके पीट देते थे, सुताई कर देते थे हमारी। उनको इस चीज से परेशानी थी कि ये बहुत ज्यादा खेलता है। आज के पेरेंट्स को क्या समस्या है, वो अपने बच्चों को हजारों लाखों रुपए लगा करके जिम ज्वाइन कराएंगे, है ना, एकेडमी ज्वाइन कराएंगे कि भाई मेरा बच्चा कम से कम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर ले, कुछ खेल ले। आजकल के पेरेंट्स कहते हैं कि सारे टाइम मोबाइल में लगा रहे, भाई थोड़ा बाहर जाकर के चल ले, घूम ले, है ना। बिल्कुल उल्टी जनरेशन हो गई है। और हमारे टाइम में हम खेलना चाहते थे, हमें रोक दिया जाता था इस तरीके के खेल। और यही नहीं, आपने ऐसे पिट्ठू खेला होगा, पिट्ठू खेलते हैं, पिट्ठू जानते हैं, किस किस ने पिट्ठू खेला है? जैसे कि सारे लोग टीम बना करके खड़े हो जाते थे, एक ये 7 पत्थर रखते थे एक के ऊपर एक, और एक जना साइड में खड़ा होकर के बॉल मारता था, और इसको गिरा करके फिर सब लोग भाग जाते थे, दूसरी टीम वाले बॉल से मारने की कोशिश करते थे, और फिर जिसने गिराया वो टीम इनको इकट्ठा करके बना करके फिर बोलती थी पिट्ठू। अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम बोला जाता है, कोई पिट्ठू बोलता है, कोई सुतोलिया बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को नाम पता होंगे कि आपके एरिया में इसको क्या क्या बोला जाता है। तो बहुत खेलते थे, खूब मस्ती करते थे, भागदौड़ कितनी होती थी उसके अंदर, दिमाग कितना सजग रहता था कि भाई बॉल आ रही है, बॉल से बचना भी है, कहीं कोई मार ना दे, और हमें ये बनाना भी है, ठीक है। ऐसे लट्टू चलाने में तो ऐसे उस्ताद हो गए थे, गोल गोल घुमा करके हाथ के ऊपर तक लट्टू ऐसे ऐसे घुमा लेते थे इस तरीके। और यही नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग सा खेल जो है वो ये 2 तरीके के खेल होते थे। कुछ भी साधन ना हो, गांव में घर वाले कुछ दिलवाते तो थे नहीं, और बाकी बच्चों के पास भी हो सकता है साधन ना होते, तो हम एक दूसरे को ही साधन बना लेते थे, एक दूसरे को झुका करके उसके ऊपर से कूद करके जाना, जैसे कि इस तरीके से कूद करके जाना, और भी कई सारे खेल। और सबसे फेवरेट जो मेरा खेल था वो था ये टायर वाला। साइकिल का टायर निकल जाता था, साइकिल खराब हो जाती थी, वो टायर जो पड़ा रहता, उस टायर को मैं उठा लेता था, और एक ले लेता था डंडा ऐसे ही, और वो डंडा लेकर के पूरे गांव की गलियों में टायर लेकर घुमाता था।
और बोलता भी था, आवाज भी लगाता था जोर से कि कोई रास्ते में आता था, पी पी गाड़ी आई हट जाओ, गाड़ी आई हट जाओ, इस तरीके से। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ना, ये सारी चीजें देख करके घर वाले इतना पीटते थे हमें, डेली पीटते थे, लेकिन फिर भी डेली यही चल काम करते थे, यही खेल खेलते थे रेगुलर सारे के सारे। क्रिकेट तो बहुत ज्यादा खेलते थे, लेकिन जब बचपन में थे तो इसी तरीके के। आज भी याद आती है, मन ना करता है तो ये खेलने की कोशिश करते हैं। मैं खेलता हूं आज भी। मेरे जो स्लम्स के दोस्त है ना, अगर आपने ललित यादव की पाठशाला को देखा होगा, अगर आप फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर ललित यादव की पाठशाला, तो पता होगा कि जो स्लम के बच्चे जिनके लिए मैं काम करता हूं, जिनको पूरी देख रेख, खाने पीने, पढ़ाई से लेकर सब मैं खर्चा उठाता हूं, उनके साथ मैं ये बचपन वाले सारे खेल खेलता हूं। मजे आ जाते हैं बचपन वाले खेल खेल करके। ऐसा लगता है कि यार असली जिंदगी तो यही है। आजकल तो कहां ही जिंदगी, आजकल के तो किसी को खिला लो, मैं देखता हूं आजकल किसी को बोल दोगे क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, थोड़ी देर आएंगे, एक दो बॉल खेलेंगे, इतनी देर में थक गया, अब नहीं खेला जा रहा, अब नहीं खेल सकते। मैं हैरान होता हूं यार, कैसी जनरेशन होगी, हद है यार। हम लोग पूरे पूरे दिन भर भाग दौड़ करते रहते थे, कभी थकते नहीं थे। आज भी इतनी स्ट्रेंथ है कि कितना भी भगा लो, कितना भी खिला लो, वो नहीं आता ऐसा, कितना बुरा हाल हो जाता है। लेकिन वो लोग मोबाइल में लगे रहेंगे गेम खेलने में, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, अंदर से खत्म हो रखे हैं। लेकिन वैसे बहुत स्मार्ट हैंडसम टाइप में लड़के और सुंदर सी लड़कियां ये सब दिखेंगे, लेकिन इनर स्ट्रेंथ जो देखोगे ना, वो इनर स्ट्रेंथ है ही नहीं, पता नहीं कहां चलेगी। ये सारी की सारी चीजें आती, ठीक है। चलो, तो ये कुछ गेम का वो मैंने आपके लिए ऐसे दिखाया, आपकी भी बचपन की यादें ताजा कर दी। आपकी भी बचपन की याद होती है ना, बचपन का जैसे गाना है, बचपन का प्यार है ना, जाना मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो हमारे बचपन के प्यार इसी तरीके के होते थे, खेल इन्हीं से ही खेल लेते थे। चलिए अब एक और खतरे पर चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रोन। ड्रोन 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 सुना है आपने? अब एक अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, 5वें पर, जिसको बोला जाता है ड्रोन। उड़ता हुआ कैमरा होता है ड्रोन। उड़ता हुआ कैमरा मतलब एक मशीन, एक यंत्र होता है जिसपे पंख से लगे रहते हैं, उसको उड़ाते हैं, वो हवा में जाता है और उसमें कैमरा लगा रहता है, और वो कैमरे से आपकी सारी की सारी फोटो और सारी की सारी चीजें ले लेता है। आपके लिए मैं यार फोटो नहीं लेके आ पाया, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूं कि यहां पर मैं आपको दिखा सकूं गूगल के ऊपर ड्रोन इमेजेस हैं। ड्रोन को मैं कोशिश करता हूं इमेजेस में दिखाने की। ये देखो, इस तरीके से होता है ड्रोन। ये देखेंगे, ये इस तरीके से ड्रोन होता है। जैसे इंसान है, लोग हैं, वो चलाते हैं हाथ में लेकर के, और इस तरीके से इनके ऊपर पंखे होते हैं और इसमें कैमरा होता है। वो कैमरे से आप कुछ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई भी चीज देख सकते हो। इस तरीके से चीजें जो हैं वो यहां पर होती हैं। ऐसे ड्रोन होते हैं, इस तरीके से हो सकता है। ये सब ड्रोन होते हैं, अलग अलग तरीके के ड्रोन है। आजकल तो मार्केट में बड़ी इजीली मिल जाते हैं, कहीं से भी आप खरीद लो। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी जो वीडियो बनाने वाले हैं, व्लॉग बनाने वाले हैं, उन सब लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास ये ड्रोन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब जब हम ड्रोन की बात कर रहे हैं ना, तो ड्रोन किस तरीके से खतरा है इसको समझिएगा। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए आप कहोगे सर ड्रोन कैसे खतरा हो सकता है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, समझाता हूं। आपने अभी देखा कि ड्रोन किस तरीके से इजी है हैंडल करना, कहीं से भी चलाओ। ड्रोन अलग अलग कैपेसिटी से आते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा को ड्रोन से दो तरीके का खतरा है। ठीक है, एक तो सबसे पहला खतरा, उसको हम बोलते हैं जासूसी। उसके माध्यम से भारत के संवेदनशील क्षेत्रों की जासूसी भारत के दुश्मन कर लेते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आते हैं, ये रडार में भी नहीं आते, और छोटे छोटे से हैं, इनको कहीं से भी किधर से भी ले जा करके कई बार जासूसी कर ली जाती है। जैसे हमने की थी, आपने वो मूवी देखी होगी ना, हाउस द जोश वाली मूवी देखी है, उरी वाली नहीं देखी, हाउस द जोश। उसमें हम पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें आतंकवादियों का पता कैसे लगाते हैं, एक चील के द्वारा। वो चील क्या होता है, वो ड्रोन होता है, ड्रोन कैमरा होता है, वो कैमरा है उसमें अंदर,
उसके माध्यम से आपने देखा कि पूरा का पूरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में जाकर के सारे आतंकवादियों का पता लगाया और उन सबको मार भी गिराया गया। तो ऐसे ही इसी तरीके से इन ड्रोन का यूज जो है भारत में, भारत के संवेदनशील स्थानों, उन मिलिट्री बेसिस, उनके ऊपर जासूसी करने के लिए किया जाता है। और उस जासूसी के बाद आप देखना कि कई बार जो हमले हुए भारत के कई सारे मिलिट्री बेसिस पर, कई सारे ऐसे हमले जिसमें बड़ी संख्या में हमारे सीएपीएफ के जवान मारे गए, या हमारे मिलिट्री फोर्सेस के, आर्मी के जवान, उनके साथ इस तरीके की घटना हुई, या नक्सलवादी क्षेत्रों में एकदम जैसे हमारे कोई मान लेते सीआरपीएफ के बल के लोग जा रहे हैं उनके, और उसको बम से ब्लास्ट कर दिया गया। ये एकदम सटीक जानकारी उनके पास पहुंचती कैसे है, ये संवेदनशील जानकारी दुश्मनों के पास पहुंचती कैसे है? उसका एक कारण है वो ड्रोन का यूज करते हैं आजकल, ठीक है। इसीलिए भारत में जो भारी अलग अलग कैटेगरी के ड्रोन्स बनाए गए, कुछ टॉय टाइप के, उनको चलाने की अनुमति है, लेकिन एक सीमा के बाद जो ड्रोन है उनके लिए आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और परमिशन लेकर के आप वो चीजें यूज कर सकते हो। तो एक तो ड्रोन का खतरा जासूसी को लेकर के, दूसरा जो खतरा है ना वो है तस्करी। आपको पता है कि ड्रोन, आप विदेशों में जाओगे तो आजकल यहां पर जो आप देखते हो डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी बॉय आते हैं, जोमेटो से या अमेजोन से कोई भी सामान मंगाओगे तो डिलीवरी करने के लिए कोई एक इंसान आएगा, वो आपको देख करके चला जाएगा पैकेट ऑनलाइन। लेकिन विदेशों में ऐसी डिलीवरी ड्रोन से होती है, भारी भारी 10-10, 5-5, 20-20 किलो तक के सामान भी इसी ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी कर दी जाती है। ऐसी तकनीक है। इसका मतलब यह है ड्रोन जो है इनके पास इतनी पावर होती है कि ये अच्छा खासा भारी सामान उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। अगर ज्यादा दूर ना सही तो कम से कम कुछ दूरी तक तो ले ही जा सकते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है सीमा पार तस्करी में। सीमा पार तस्करी खास करके पाकिस्तान का इलाका जो पंजाब के साथ लगता है, जो जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, और जो बांग्लादेश का इलाका जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के साथ लगता है, उन क्षेत्रों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि इन ड्रोन का यूज करके भारत में ड्रग्स पहुंचाए जा रहे हैं, भारत में हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, भारत में जाली मुद्रा पहुंचाई जा रही है। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ड्रोन जो है ये भारत की सुरक्षा के लिए एक उभरता हुआ खतरा है, जिसके ऊपर रोक लगाने के लिए, जिसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, और इसके लिए कुछ क्लियर पॉलिसीज बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर पॉलिसीज कुछ इस तरीके की पॉलिसीज कि हर कोई व्यक्ति कहीं पर भी कैसे भी इन ड्रोन्स को खरीद करके प्रयोग ना कर पाए। जो लोग इन ड्रोन्स का प्रयोग कर रहे हैं उन सभी की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल सरकार के पास हो। ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो जरूरी हैं। इसके ऊपर एक क्लियर पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए जितने भी लोग हैं, इनको पकड़ने के लिए, इसको राडार में पकड़ने के लिए कुछ ऐसे यंत्र विकसित करने चाहिए हमारे इस इसरो के माध्यम से या हमारे डीआरडीओ के माध्यम से, इन सब के माध्यम से कि रिसर्च करके, शोध करके ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जो इन ड्रोन्स को भी कैच कर सके, इनको भी पकड़ सके, इनको भी रडार से पकड़ करके देख सके। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है। इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है। आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट के सब चीजें यहां पर हैं। ठीक है, जब भी कांटेक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE। इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी। जब भी कॉल करेंगे, कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा। अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विदिन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है,
क्योंकि एक टीचर ही आपको सही गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना फलाना कोर्स ले लिया लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें। तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है, जब भी सब्सक्रिप्शन लें एक बार मेरे से कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, ईएमआई पर, बड़ी ही कम ईएमआई पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव, जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है LY लाइव, ठीक है। हर हफ्ते नए बैच आते हैं, ये मेरे के कुछ कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, ये आप देख लीजिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको, इसका नाम है LYLIVE, रेफरल कोड याद कर लीजिए बस, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, आप लाइक शेयर नहीं करते। और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, इतनी डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग, हाउस द जोश आंसर आना चाहिए, हाई सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है, ठीक है। चलिए, तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए नए सेशंस, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस में लाता रहूंगा। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।